वेलकम बैक टू द पास्ट पेपर सीरीज एनईटी सीरीज 3 2026 के हवाले से हम लोग एनईटी 3 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहां पर आप ऑब्जर्व करें फर्स्ट क्वेश्चन को। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें फिफ्थ टर्म गिवन है, सेवेंथ टर्म गिवन है और ये दो टर्म से हमें फाइंड करना है 17th टर्म। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास सेवेंथ टर्म है और फिफ्थ टर्म है, तो क्या सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा? सो इससे कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये दो टर्म्स कंसेक्यूटिव नहीं है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा काम कर लें तो हमें फॉर श्योर कॉमन डिफरेंस मिलेगा और वो क्या है? वो ये है कि हम डिवाइडेड बाय, अब यहां पे 7 है तो 7 लिख लें, माइनस यहां पे 5 है तो 5 लिख लें। सो ये करने से अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब आप नोटिस करें, सो सेवेंथ टर्म क्या है? 24 है और फिफ्थ टर्म क्या है? 4 है। तो 24 माइनस 4 करने से यहां पे 20 आ जाएगा और नीचे यहां पे 2 बनेगा। सो ओवरऑल दैट विल बी 10। सो इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब मुझे यहां पे फाइंड करना है 17th टर्म को। अब हम ये बेसिक आइडिया जानते हैं कि अगर हमें 17th टर्म पर जाना है और अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म से 17 टर्म्स पर जाने के लिए 16 टर्म्स आगे जाना होगा। तो 16 डिफरेंसेस ऐड करते हैं। अब यहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है इन द डाटा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहां पर एक और ट्रिक प्लान कर लेंगे और वो क्या है? सो फर्स्ट टर्म की बजाय लेट से मैं स्टार्ट कर लेता हूं सेवेंथ टर्म से, क्योंकि मेरे पास सेवेंथ टर्म मौजूद है। अब सेवेंथ टर्म से आगे कितना जाना होगा 17th टर्म तक? तो मुझे 10 टर्म्स आगे जाना होगा, तो 10 डिफरेंसेस ऐड कर लिए जाएंगे। सो इस तरह से हम 17th टर्म तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर सेवेंथ टर्म क्या है? वो हमारे पास 24 है प्लस यहां पर 10 और d की वैल्यू क्या है? वो 10 है, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले कैलकुलेट कर चुके। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो इट विल बी 124। सो ये जो 17th टर्म पूछी जा रही है वो क्या है? वो 124 है, विच इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल है 4k और हमें यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर आप नोटिस करें, सो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो यूज हो जाएगा। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और साथ ही साथ यहां पर b आ जाएगा। और इक्वल की दूसरी तरफ आप देखें, यहां पे सिंपली 4 मौजूद है, तो यहां पे हम 4 को ही प्लेस करेंगे। बाज़ औक़ात हम जल्दबाजी में गलती करते हैं और 4 का भी स्क्वायर कर देते हैं, जिससे 16 आता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत होगा ना, एज पर द गिवन सिचुएशन। सो यहां पर ये सिचुएशन बन गई है। अब आप नोटिस करें, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वो चीज है जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और हम ये बात जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, तो ये तमाम चीज तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? -2 बनेगा। सो इट विल बी 4, ये 4 होगा और ये -2 प्लस 2 इधर आकर, सो 4 - 2 विल गिव अस 2। अब आप नोटिस करें तो 2 आपको नजर आ रहा है डेल्टा ऑप्शन में। सो डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है और बताया गया है कि जो उसका एरिया है वो क्या है? वो 10 है। P, Q और R क्या हैं? आर द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं किसके? उस ट्राइंगल की साइड्स AB, BC एंड CA के रिस्पेक्टिवली। और इस तमाम सिचुएशन के बाद आपसे कहा जा रहा है कि एरिया हमें बताना है ट्राइंगल PQR का। सो इस तमाम चीज को अगर हम विजुअलाइज कर लें तो यहां पर आप ऑब्जर्व करें, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, जैसा कि यहां पे क्वेश्चन में कहा गया और इसके बारे में बताया गया है कि इसका एरिया क्या है? 10 है। फिर यहां पे PQR क्या है? वो मिड पॉइंट्स हैं। सो यहां पर आप देखें तो AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q और CA का मिड पॉइंट R आपको नजर आ रहा है। सो हमने करना क्या है? सो हमें यहां पर एरिया बताना है ट्राइंगल PQR का। तो अगर हम PQR इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये इस तरह से ट्राइंगल बनेगी और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो यहां पर हम स्ट्रेट अवे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? वो 1/4 होगा ऑफ किसका? इस बिगर ट्राइंगल का, दैट इज ABC। तो ये इसका ट्रिक है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया एक्चुअली क्या होता है? जो बिगर ट्राइंगल है उसके एरिया का 1/4 होता है। तो 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। सो यहां पर ये 1/4 होगा ऑफ, और ABC का एरिया क्या है? वो हमें पता है 10 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल बी 5/2 और ये बन जाएगा 2.5। अब आप नोटिस करें तो 2.5 आपको नजर आ रहा है किस ऑप्शन में? सो इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सो हियर वी हैव, सो यहां पे कहा गया है द साइड लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। सो लेट्स से उसकी जो साइड है उसको अगर मैं एस का नाम देता हूं, सो कहा जा रहा है कि वो जो साइड लेंथ है वो क्या हो रही है, इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो चेंज तो हो रही है ना। सो साइड चेंज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो पहली बात, क्योंकि इंक्रीज का वर्ड है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो चेंज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चेंज आ रहा है उसकी साइड में, यानी कि जो साइड है एस है, तो चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां पर है कांस्टेंट रेट, तो उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट से आ रहा है और वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चेंज इन साइड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये एक्चुअली किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट कहा गया इफ द इनिशियल साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो शुरू में साइड लेंथ थी वो 10 थी, मतलब कि एस की वैल्यू क्या है? 10 है। सो इस तमाम इंफॉर्मेशन के बाद आपसे कहा जा रहा है द रेट, आपसे फिर से क्या पूछा जा रहा है? रेट ही पूछा जा रहा है, एट विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है फिर वो भी क्या होगा? वो भी तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। सो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर चेंज आ रहा है उसका जो रेट है वो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इन शॉर्ट आपको बताना है चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि आपको रेट बताना है तो ये हमें एक्चुअली क्या करना है? यहां पे फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इसके लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अब यहां पर इसको मैं प्लेस कर रहा हूं √3/4 साइड स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे यहां पर dA/dt चाहिए, सो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां पे t है ना। सो जब हम a को रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी dA/dt। यहां पर √3/4 ये कांस्टेंट है, एक साइड पर होगा, और s स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होगा एज पर पावर रूल, और आगे s का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बी ds/dt। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आप ओवरऑल देखें, सो हियर वी हैव √3/4, यहां पे आपको ये 2 नजर आ रहा है। ये जो s है, s की वैल्यू क्या है? 10 है, तो यहां पर s की जगह 10 आएगा। और ds/dt क्या है? तो ds/dt 2 हमें गिवन है, सो यहां पर ये भी 2 आ जाएगा। सो ये 2 2 4 होगा, वो इस 4 से कैंसिल होगा, 10 और √3 मल्टीप्लाई होंगे, सो दैट विल बी 10 √3। सो वो जो आपसे रेट पूछा जा रहा था जिसके हिसाब से एरिया इंक्रीज कर रहा था वो ये है 10 √3। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे इट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहां पे हमें कहा गया है इफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट है किसका? सेट ए का। देन हमें इस तमाम चीज के बारे में बात करनी है कि ये क्या होगा। सो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। सो यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि व्हेनेवर वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ये इस तरह से गिवन है तो ये क्या होगा कि ये जो ए यूनियन के साथ है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले बी के साथ, तो ये ए यूनियन बी होगा, उसके बाद ये इंटरसेक्शन दरमियान में है और फिर यही ए यूनियन बी सी के साथ जाएगा, सो ये ए यूनियन सी। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब यही सेम काम आपको यहां पे होता नजर आ रहा है। सो ये जो ए यूनियन है पहले ये ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद दरमियान में इंटरसेक्शन है और फिर यही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, सो ए यूनियन यहां पर ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाता है तो जो जवाब आता है वो यूनिवर्सल सेट आता है। सो लेट्स से यूनिवर्सल सेट जो है वो यहां पर मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यूनिवर्सल सेट और उसके बाद इंटरसेक्शन, आगे क्या मौजूद है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। तो ये मैंने स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस तरह से प्लेस कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो इसके नतीजे में वो सेट ही आता है।
सो यहां पर ये कोई भी एक सेट है और इस सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो यही सेट जो कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है यही दोबारा आ जाएगा। और अब आप नोटिस करें तो ये कहां पर मौजूद है, सो इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। सो यहां पे कहा गया 11th टर्म ऑफ, और आपको ये सीक्वेंस नजर आ रहा है। सो अगर आप इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, 11th टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। सो आप इससे इसकी 11th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन IQ से भी किया जा सकता है। किस तरह से? सो अगर आप ऑब्जर्व करें सो इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0 आयोटा। फिर आप ऑब्जर्व करें सेकंड टर्म क्या है, 2 माइनस आयोटा, जिसको मैं 2 माइनस 1 आयोटा लिख लेता हूं। फिर अगर आप देखें तो थर्ड टर्म क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। सो इसको हम इसी तरह से 3 माइनस 2 आयोटा लिख लेते हैं और ये पैटर्न इसी तरह से चल रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें सो फर्स्ट टर्म में यहां पे 1 है, सेकंड टर्म में यहां पे 2 है, थर्ड टर्म में यहां पे 3 है। तो 11th टर्म अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 11 होगा। फिर फर्स्ट टर्म में 0 आयोटा, सेकंड टर्म में 1 आयोटा, थर्ड टर्म में 2 आयोटा। सो इस तरह से 11th टर्म में क्या हो जाएगा, वो माइनस 10 आयोटा आ जाएगा ना, एक कम हो रहा है। तो इसी पैटर्न के साथ तो आप इसको डायरेक्ट भी जज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 11 माइनस 10 आयोटा, जो कि आपको नजर आ रहा है डेल्टा ऑप्शन में। सो डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया log b टू द बेस b। सो यहां पर हम स्ट्रेट अवे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और वो प्रॉपर्टी ये है कि जब आप log ले रहे हैं और यहां पर बेस में और यहां पर मौजूद नंबर्स अगर दोनों सेम हैं तो उस सूरत में आंसर हमेशा 1 आता है। तो बाय द प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो डेल्टा इसका आंसर कर देंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे दिया गया है और कहा गया है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू, और इस इंफॉर्मेशन की बेस पे मुझे k को कैलकुलेट करना है। सो यहां पे वर्ड है कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही होती है। सो यहां पर मैं वो तमाम कंडीशंस आपको दिखा रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है c के ऊपर, यानी यहां पे हम अगर जनरल बात करें एट x इक्वल टू c, तो फंक्शन c पर डिफाइन होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x और इक्वल होगा f of c के। जो तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं उस वक्त जब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी और अब मैं अपनी जरूरत के मुताबिक कंडीशन को चूज करके k को कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर जो मैं कंडीशन यूज करूंगा वो क्या है, वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि यहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का आंसर और f ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएंगे एज पर द थर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले फंक्शन का आंसर 2 पे क्या आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि कहा गया कि फंक्शन का आंसर क्या होगा, k, जब x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो फंक्शन का आंसर 2 पे क्या है, वो k है, तो यहां पे तो स्ट्रेट अवे k आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहां पे लिमिट मौजूद है, x अप्रोच कर रहा है 2 को। अब आप नोटिस करें तो x अप्रोच कर रहा है 2 को, x 2 के बराबर नहीं है। सो जब x 2 के बराबर नहीं होगा सो उस वक्त f ऑफ x की जगह आप ये तमाम रखेंगे, जो कि क्या है, दैट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, और आगे हम देखें तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में वी हैव x माइनस 2। सो सिंपल बात यह है कि अगर आप इस लिमिट को सिंप्लीफाई कर सकेंगे तो जो भी इससे आंसर आएगा वही किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। अब अगर आप यहां पे स्ट्रेट अवे लिमिट पुट करते हैं, सो अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को तो x की जगह 2 रखें, यहां पे 2 रखें तो न्यूमरेटर में भी 0 बनेगा और डिनोमिनेटर में भी 0 बनेगा। तो एक्चुअली लिमिट पुट करके ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। सो जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो हम इस पे एक ट्रिक अप्लाई करते हैं और वो ट्रिक ये है कि हम न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं अलग अलग। सो यहां पर सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लें तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, और आगे 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव लेने से 2 आ जाएगा, माइनस उसके बाद हमें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 का डेरिवेटिव लेना है, सो दैट विल बी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, और आगे x प्लस 7 का डेरिवेटिव 1 आएगा, सो यहां पे 1 लिख लेते हैं। और अब मैं अलग से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लूंगा, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, और ये जो लिमिट है इसे हमें नहीं छोड़ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये एज इट इज आएगी। अब इसका फायदा ये हुआ कि अब वो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले डिनोमिनेटर में भी 0 था ना, लेकिन अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। सो अब यहां पर ये तमाम चीज इक्वल किसके थी, k के इक्वल थी। तो अब यहां पर आप सिंपली लिमिट को पुट करें, यानी कि x अप्रोच कर रहा है
2 को, तो यहां पर x की जगह 2 रखेंगे तो इस तमाम का आंसर क्या आ जाएगा? सो वो इक्वल आ जाएगा 1/3 के माइनस, और इस तमाम में जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6 के, और डिनोमिनेटर में क्या है वो 1 - 0 1 ही होगा और ये k के इक्वल है। सो यहां से जब आप k को कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल ये 1/6 आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में मौजूद है। सो इट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया आयोटा पावर 105। सो आयोटा की कोई भी बहुत बड़ी पावर हो तो इसके लिए ट्रिक होता है, और ट्रिक ये होता है कि आपको करना सिर्फ ये है कि वो जो भी पावर है उसके आखिरी 2 डिजिट्स को आपने 4 पे डिवाइड करना है। तो यहां पर आखिरी 2 डिजिट्स क्या हैं? 0 और 5 हैं, जो कि एक्चुअली 5 बनता है। तो इस 5 को आप 4 पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें। सो 4 1 4 और रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। सो जो रिमाइंडर आ रहा है तो आपने सिर्फ वही आयोटा की पावर में ले लेना होता है। सो यहां पर क्योंकि रिमाइंडर 1 आया था तो आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 क्या होगा? आयोटा होगा, जो कि आपको नजर आ रहा है बीटा ऑप्शन में। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x over 3x। सो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें, सो जल्दबाजी में हो सकता है कि आप इसका आंसर 3 कर दें, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वो 1 होगा। और इसकी सिंपल रीजन क्या है? आप फिर से वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां पर x की जगह 0 रखें, यहां पे x की जगह 0 रखें। सो इट विल बी 0/0 फॉर्म। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो हम न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 3x होगा, और 3x का डेरिवेटिव 3, और डिनोमिनेटर में 3x है, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 आएगा, और जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 वो आ जाएगी। यहां पे 3 इस 3 से कैंसिल होगा, x 0 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह यहां 0 रखें, 3 0 0, cos 0 क्या होगा? वो 1 हो जाएगा। सो ओवरऑल इसका आंसर 1 होगा, जो कि बीटा में है। सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पे कहा गया अ बैग कंटेन्स 8 मार्बल्स। एक बैग में 8 मार्बल्स हैं, जिसमें 4 ब्लू हैं और 4 ही क्या हैं? ग्रीन मार्बल्स हैं। मजीद ये बताया गया है कि 5 मार्बल्स जो हैं उन्हें वहां से निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि जो मार्बल एक बार बाहर निकाल लिया उस बैग से, उसे दोबारा अंदर नहीं रखा गया। सो इस तमाम सिचुएशन के बाद आपसे कहा जा रहा है विच इज करेक्ट। सो यहां पे आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और आपको देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अल्फा से स्टार्ट करें। सो अल्फा में कहा जा रहा है कि ऑल 4 ब्लू मार्बल्स आर पिक्ड ऑलरेडी, यानी कि वो जो 5 मार्बल्स निकाले गए हैं उसके अंदर सारे के सारे ब्लू मार्बल्स जो हैं वो पिक कर लिए गए हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है? तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। हो सकता है ना कि वो जो 5 मार्बल्स निकले हों उनमें 3 ब्लू हों और 2 ग्रीन हों। सो ये कहना कि 4 ब्लू उसमें निकल आएंगे तो ये जरूरी नहीं है। सो दैट इज व्हाई अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। बीटा को देखें तो कहा जा रहा है ऑल 4 ग्रीन मार्बल्स आर पिक्ड ऑलरेडी। अगेन चारों ग्रीन हो ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है 3 ग्रीन हो 2 ब्लू हो, इस तरह से वो 5 मार्बल्स निकाले गए हो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि चारों ग्रीन हो। सो दैट इज व्हाई बीटा भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर आप चार्ली को देखें तो कहा गया द पिक्ड मार्बल मस्ट हैव 2 ब्लू एंड 2 ग्रीन, यानी कि वो जो 5 मार्बल्स निकाले गए हैं उसमें 2 ब्लू और 2 ग्रीन लाजमी होंगे। अगेन ऐसा भी जरूरी नहीं है, यानी हो सकता है कि वो जो 5 मार्बल्स निकाले हैं उसमें 4 ब्लू हो और 1 ग्रीन हो। तो अगर इस तरह से सोचा जाए तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि 2 ग्रीन, तो 2 ग्रीन तो नहीं हो रहे ना। सो दैट इज व्हाई ये जो चार्ली की इंफॉर्मेशन है ये भी ठीक नहीं है। अगर आप डेल्टा की इंफॉर्मेशन देखें, अब बची डेल्टा गया है, तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑब्वियस है डेल्टा इसका आंसर होगा। बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें कहा गया द पिक्ड मार्बल मस्ट कंटेन 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, यानी कि 1 ब्लू और 1 ग्रीन तो फॉर श्योर होगा। अब आप नोटिस करें ना कि टोटल 5 मार्बल्स हैं, तो अगर आप एक कलर के 4 मार्बल्स हैं ना मैक्सिमम, तो अगर आप एक कलर के 4 निकाल भी लेते हैं तो 5वां जब आप मार्बल निकालेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो किसी दूसरे कलर का होगा, और इस सिचुएशन में एक मार्बल दोनों कलर्स का लाजमी तौर पे बाहर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है। सो डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि अल्फा इज लेस देन और इक्वल्स टू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x एंड इट इज लेस देन और इक्वल्स टू बीटा। और इस तमाम इंफॉर्मेशन के बाद हमें यह बताना है देन which of the following can be true, के ऑप्शंस में से वो कौन सी बात है जो सच हो सकती है। यहां पे वर्ड है can be true का। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि हम ये बात जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x एज पर द प्रॉपर्टी ये किसके इक्वल होता
है π/2 के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है कि इस तमाम की जगह अगर मैं π/2 रख दूं तो अल्फा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू π/2 होगी और बीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा आपको वो चूज करना है जो या तो π/2 हो या π/2 से लेस हो और बीटा आपको वो चूज करना है जो π/2 से ग्रेटर हो या π/2 हो। अगर आप अल्फा ऑप्शन को देखें तो अल्फा ऑप्शन में ये लिखा है π/9 जो कि बनता है डिग्रीज में 20 डिग्री। सो ये तो π/2 से कम है, यानी ये बात तो फुलफिल हो रही है। लेकिन बीटा में कहा जा रहा है, बीटा क्या है 5π/12, 5π/12 होता है 75 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री से छोटा है ना। लेकिन कहा जा रहा था कि बीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए था, π/2 से बड़ा होना चाहिए था। सो क्योंकि बीटा जो है वो π/2 से बड़ा नहीं है, सो दैट इज व्हाई अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। इस तरह से अगर आप बीटा ऑप्शन को चेक करें तो इसमें अल्फा गिवन है π/15 जो कि होता है 12 डिग्री, तो अल्फा 12 डिग्री π/2 से छोटा है। लेकिन अगर आप बीटा ऑप्शन को देखें तो यहां पे क्या लिखा है 9π/12, क्या 9π/12 बड़ा होता है π/2 से? सो यस, 9π/12 π/2 से बड़ा होता है। तो जो बीटा में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो यहां पर ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन से मैच कर रही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा ही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप चार्ली और डेल्टा को देखेंगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं। चार्ली में अल्फा कहा जा रहा है π/2, फाइन इनफ, क्योंकि अल्फा बराबर हो सकता है π/2 के। लेकिन बीटा जो है वो π/3 है विच इज 60 डिग्री। लेकिन हमने कहा था बीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। सो क्योंकि चार्ली में भी इंफॉर्मेशन फुलफिल नहीं हो रही तो चार्ली भी इसका आंसर नहीं होगा और इसी तरह से डेल्टा भी इसका आंसर नहीं होगा। सो इस तरह से हम बीटा इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आपको बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। सबसे पहली बात कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम ये जानते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो सो ए ट्रांसपोज लेने से क्या आता है? -a आता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यहां पर ये जो a ट्रांसपोज है इसकी जगह मैं -a रख सकता हूं और यहां पे प्लस और आगे क्या है? a है। सो a में जब ऐड करेंगे -a तो इससे नल मैट्रिक्स आएगा o, जिसका मतलब क्या होता है? नल मैट्रिक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा, जो कि अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का वर्ड आ गया। सिलेक्ट का मतलब मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मुझे सिलेक्ट करना है 3 स्टूडेंट्स को। 3 स्टूडेंट्स का जिक्र हो रहा है और आउट ऑफ कितने हैं? 7। तो हमें 7 में से सिलेक्ट करना है 3 को, 7 में से कॉम्बिनेशन बनाना है 3 का। सो 7C3 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए भी हम ट्रिक यूज करेंगे। और ट्रिक क्या है? यहां पर ऊपर 7 है तो 7 लिखेंगे और 7 को क्या करेंगे? डिसेंड करेंगे। कितनी प्लेसेस? नीचे 3 है तो 3 प्लेसेस डिसेंड करेंगे। तो 7 के नीचे 6 होता है और 6 के नीचे 5 होता है, तो इसको 3 प्लेसेस तक मैंने डिसेंड कर दिया, 7 6 5। मजीद क्या करेंगे? क्योंकि नीचे 3 है तो हम 3 के फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो नीचे नंबर होगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है। तो ये भी 6 ये भी 6 कैंसिल होगा तो 7 5 35। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था कि कितने तरीके होंगे, हाउ मेनी वेज, तो वो 35 वेज होंगे विच इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम ये बात जानते हैं कि 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 होता है और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप उनके रेसिप्रोकल्स का भी सम लें तो वो भी 0 ही आता है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखें। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इसका आंसर करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हमें प्रोडक्ट बताना है ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -8। सो याद रखिएगा कि कोई भी नंबर हो उसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट लेने से वही नंबर आता है। सो यहां पर आपको -8 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट बताना है तो वो -8 ही होगा, जो कि अगर आप देखेंगे तो चार्ली ऑप्शन में मौजूद है, तो चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा बीटा 3 है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आपको वैल्यू बतानी है। सो ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो आप स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, वैल्यूज को प्लग इन करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? वो 4 है, तो यहां पे 4 और ये 4 क्यूब माइनस 3। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहां पे 3 आएगा, और आगे फिर अल्फा प्लस बीटा है जिसकी वैल्यू 4 है, तो 4 आएगा। सो 4 क्यूब 64 होगा, माइनस 3 3 9 9 4 36। सो 64 में से आपको 36 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सो इससे क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में इट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया टू अरिथमेटिक मीन्स, आपसे पूछे जा रहे हैं दो अरिथमेटिक मीन जो कि 5 और 11 के दरमियान होंगे। तो 5 और 11 के दरमियान कोई एक अरिथमेटिक मीन होगा और फिर कोई दूसरा अरिथमेटिक मीन होगा। अब वो क्या है? सो सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि जब नंबर्स के दरमियान उनके अरिथमेटिक मीन्स को रख दिया जाता है तो उस सूरत में लाजमी तौर पे अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपने देखना यह है कि ऑप्शंस में से वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको यहां पर रखने से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। अल्फा में 6 और 8 दिए हैं, तो अगर मैं 5 के बाद यहां पर 6 और 8 रख देता हूं और आगे 11 है, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? सो ऑब्वियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहा, अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरह से आप बीटा को चेक करेंगे, चार्ली को चेक करेंगे, डेल्टा को चेक करेंगे, तो डेल्टा इसका राइट आंसर होगा 7 9। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 और 11 के दरमियान 7 और 9 को रख देंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि अब 2 2 ऐड हो रहा है, तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो 2 2 का है। सो इसलिए 7 और 9 के साथ हो रहा है, सो इसीलिए डेल्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो कहा गया अयोटा पावर 13, अयोटा पावर 14, फिर 16 है, फिर 17 है। सो यहां पर ये जो अयोटा की आपको पावर्स नजर आ रही हैं, क्या ये कंसेक्यूटिव हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 13 14 14 के बाद 15 होता है, 15 नहीं है, 16 और फिर 17 है। अगर यहां पर 4 अयोटा होते और उनकी पावर्स कंसेक्यूटिव होती तो उनका सम किसके इक्वल होता? 0 के इक्वल होता। लेकिन यहां पे पावर्स कंसेक्यूटिव नहीं है, सो आपको इन्हें अलग अलग सॉल्व करना होगा, और इसके लिए हम उसी ट्रिक को यूज करेंगे कि अयोटा की जो भी पावर है उसे आप 4 पे डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखें। सो यहां पर अगर आप 13 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सो अयोटा पावर 13 की जगह आप अयोटा पावर 1 लिख दें, प्लस अगर आप 14 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो अयोटा पावर 14 की जगह अयोटा स्क्वायर लिख दें, प्लस अयोटा पावर 16 क्या है? सो अगर आप 16 को 4 पर डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहां पर आप अयोटा पावर 0 लिख दें, प्लस और 17 को अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहां पर आप अयोटा पावर 1 लिख देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये अयोटा पावर 1 है, ये अयोटा पावर 1 है। अयोटा पावर 1 ऑब्वियसली अयोटा होता है, तो अयोटा प्लस अयोटा ये तो क्या हो जाएगा? 2 अयोटा, प्लस अयोटा स्क्वायर क्या होगा? वो -1 होगा, और अयोटा पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। एज वी नो दैट के a पावर 0 जैसे 1 होता है तो अयोटा पावर 0 1 होगा। सो ये -1 + 1 कैंसिल होंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? 2 अयोटा। तो आपको इसको मैनुअली सॉल्व करना होगा, विच इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक आपको बाइनोमियल दिया गया है जिसकी पावर 9 है, आपसे इसकी 5th टर्म जो है वो पूछी जा रही है। तो अगर आप यहां पर जनरल टर्म फॉर्मूले को रिकॉल कर लें, सो जनरल टर्म फॉर्मूला क्या था? दैट इज NCR a पावर n माइनस r और x पावर r है। सो यहां पर n से मुराद 9 है, सो 9c। अब आप यहां पे चाहते हैं 5th टर्म कैलकुलेट करना, सो 5th टर्म के लिए r को क्या पुट किया जाता है? 5 में से 1 कम पुट किया जाता है ना, तो r कितना होगा? 4 होगा। सो यहां पर r की जगह 4 आ जाएगा। a से मुराद फर्स्ट टर्म यहां पर भी a है, तो a की पावर क्या होगी? 9 - 4 हो जाएगा, और x से मुराद सेकंड टर्म क्या है? -bx। सो -bx की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आप यहां पे नोटिस करें तो ये बनेगा a की पावर 5 और यहां पर b की पावर 4 होगा और x की पावर 4 होगा, और ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा बिकॉज यहां पे पावर क्या है? इवन है, और साथ ही साथ यहां पे 9c4 आएगा। आप 9c4 को अगर सिंप्लीफाई ना भी करें तब भी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन में से आंसर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें a 5 हो और b 4 x 4 हो। तो अगर आप नोटिस करें तो ये आपको कहां पे नजर आ रहा है? a 5 b 4 x 4, ये चार्ली में नजर आ रहा है और ये डेल्टा में नजर आ रहा है। अल्फा और बीटा में ऐसा नहीं है, सो अल्फा और बीटा इसके आंसर नहीं होंगे। मजीद आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन था ये पावर इवन की वजह से
खत्म हो गया था। तो ये जो भी इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर आप डेल्टा देखें तो उसमें नेगेटिव साइन मौजूद है, तो डेल्टा बी इसका आंसर नहीं होगा। तो ओवरऑल आप जज कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ली हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव, सो यहां पे कहा गया कि हमें इंटीग्रेट करना है सीकेंट एक्स टैन एक्स को। तो हम ये बात जानते हैं कि सीकेंट एक्स टैन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो सीकेंट एक्स होती है। तो ये इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स यहां पर 0 से a हैं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, और ये बताया गया है कि किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो यहां पे मैं 1 लिख लेता हूं। अब आप यहां पे लिमिट्स पुट करेंगे तो सीकेंट एक्स की जगह अपर लिमिट a माइनस सीकेंट एक्स की जगह लोअर लिमिट 0, और ये इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। एज वी ऑल नो दैट के सीकेंट 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये -1 इधर आकर +1 होगा, 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो यहां पर सीकेंट a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अब आपको ये रिकॉल करना है कि सीकेंट किस एंगल पर 2 देता है। तो सीकेंट 60 एक्चुअली 2 होता है, 60 का मतलब π/3। सो इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री हो सकती है या रेडियंस में π/3 हो सकती है। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको ये नजर आ रहा है किस ऑप्शन में, इट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है।